इंस्ट्रक्शन के 4 कंपोनेंट्स हैं। लेबल जो है वो प्लेस मार्कर के तौर पे यूज होंगे। ये गो टू की स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज में देखी है तो वहां पर ये यूज हो रही है कि ये सर्टन कोड का लेट्स से किसी की पीस ऑफ कोड का कुछ स्टार्टिंग एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है लेट्स से किसी मार्क्स द एड्रेस ऑफ कोड एंड डेटा। ठीक है, सेक्शन ऑफ कोड की एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर लूप के अंदर जो कोड है जिसे हम चाह रहे हैं बार बार रिपीट हो, तो उस कोड का स्टार्ट ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि किसी कंडीशन के ट्रू या फाल्स होने की सूरत में ट्रू का केस हमें कहाँ लेके जाए, फाल्स का केस कहाँ लेके जाए। ठीक है, ये जब हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब लेबल्स का कंसेप्ट जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगली बात देखिए, फॉलो आइडेंटिफायर रूल। आइडेंटिफायर के रूल्स को ये फॉलो करता है। अब आइडेंटिफायर के रूल क्या थे? ये थे कि एक 247 से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, और पहला जो लेटर है वो पहला जो स्टार्ट ऑफ द वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर नेम है वो कोई अल्फाबेट होगा या वो अंडरस्कोर का निशान होगा, @ ऑफ या डॉलर का साइन होगा। ठीक है, डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई कीवर्ड जो हम वो एज ए लेबल नहीं यूज कर सकते, ये बात अभी डिस्कस हुई है। इसके एग्जांपल है, लेबल्स दो तरह के हैं, एक डाटा लेबल है, ठीक है, और दूसरा लेबल है कोड लेबल। ठीक हो गया। अब डाटा लेबल की एग्जांपल क्या है? फर्स्ट बाइट 10। फर्स्ट बाइट 10 में क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट ये लेबल का नाम है, बाइट क्या है? ये इसकी टाइप है, बाइट एक कीवर्ड है और 10 जो है इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये वेरिएबल एक मैंने बनाया, लेबल की एग्जांपल मैं डाटा लेबल बनाता हूँ, वेरिएबल 1 डॉट डाटा के अंदर वेरिएबल 1 वेरिएबल का नाम है, बाइट इसकी टाइप है और 23 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये वेरिएबल 1 ये क्या हो गया? ये लेबल का नाम हो गया। ठीक है, बाइट क्या होगी? इसकी टाइप होगी, ये एक कीवर्ड है। 23 क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी। कोड लेबल, ये पहला जो डाटा लेबल था डाटा लेबल हमने देख लिया। अब आ जाता है कोड लेबल। कोड लेबल क्या है? टारगेट ऑफ जंप एंड लूप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि फॉर लूप हम यूज करेंगे या कोई ट्रू फॉल्स की कंडीशन स्ट्रक्चर्स आएंगे तो वहां ये यूज होंगे। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल है, लेट्स से ये टारगेट के नाम से एक लेबल मैंने क्रिएट किया और उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये टारगेट जो है ये क्या है? ये लेबल है। मूव क्या है? ऑपकोड है, AX ऑपरेंड है, BX ऑपरेंड है। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ और इंस्ट्रक्शंस और फिर मैंने लिखा है जंप टारगेट। ठीक है, तो ये जंप टारगेट क्या करेगा? ये इंस्ट्रक्शन कैसे चलेंगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। टारगेट का मैंने लेबल बनाया, मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी मूव AX BX, फिर मैंने लिखी ऐड CX BX, मैंने लिखा इंक्रीमेंट AX, फिर मैंने लिखूंगा JMP टारगेट। अब ये कोड क्या करेगा? अच्छा, टारगेट से पहले भी कुछ कोड था, वो कोड चलता रहा, फिर टारगेट का लेबल आया, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करेगी। फिर अगली इंस्ट्रक्शन क्या है? मूव का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। ठीक हो गया, उससे अगली इंस्ट्रक्शन ऐड का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। उससे अगली इंस्ट्रक्शन क्या है? ये इंक्रीमेंट, ये जो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जो भी होती है हम देखेंगे। अगली इंस्ट्रक्शन है जंप टारगेट। ये क्या करेगी? कोड को वापस टारगेट के लेवल पे ले जाएगी, देखेगी कि टारगेट का लेवल
इस पूरे प्रोग्राम में कहाँ पर मौजूद है और कोड को वहाँ वापस ले जाएगी। ठीक है, तो ये जंप की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, कोड को वापस ले जाएगी। ठीक है, तो आपका कोड जो है जंप से वापस हो जाएगा। आपका कोड जो है वो जंप से वापस टारगेट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये टारगेट का लेबल जहां भी कोड में वहां पर चला जाएगा। कंपोनेंट आ गया निमोनिक्स एंड ऑपरेंड्स। ठीक है, निमोनिक्स एंड ऑपरेंड्स का केस देखते हैं। निमोनिक जो है वो हमें इंस्ट्रक्शन निमोनिक जो है वो बताएगा कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं, हमने लैब में इसके एग्जांपल्स इंस्ट्रक्शंस की हुई, उनमें हम ऑपरेंड या निमोनिक हम देख चुके हैं कि कैसे यूज करना है। एग्जांपल ये मूव, ये बता रहा है कि डाटा एक और सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव होगा। ऐड, दो ऑपरेंड्स को ऐड करेगा। सब्ट्रैक्ट जो है वो दो सोर्स में से डेस्टिनेशन में से सोर्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन अभी हमने देखनी है। इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेंड की वैल्यू में 1 ऐड करेगी और डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड की वैल्यू में 1 सब्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये चीजें हम आगे आके देख रहे हैं। ऑपरेंड्स जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं। कांस्टेंट वैल्यू की एग्जांपल क्या हो सकती है, लेट्स से जब भी हमने कांस्टेंट इंटीजर पढ़ा 35, 85, 92, कुछ भी, ये एक एग्जांपल होगी कांस्टेंट ऑपरेंड की। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। इमीडिएट डाटा, ठीक है, इमीडिएट डाटा हमने एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पढ़ा, उसमें भी हम ये देख चुके हैं। अब यहाँ पर ये 5 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल हो सकती है दूसरा केस है कांस्टेंट एक्सप्रेशन का। तीसरा केस है रजिस्टर का। चौथा केस है मेमोरी का। ये पहला हमने कांस्टेंट वैल्यू का केस देख लिया, दूसरा कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकता है। अब ये 3 + 7 एक एक्सप्रेशन है जो कि मैंने वेरिएबल में स्टोर की हुई है। तीसरा केस है रजिस्टर, ऑपरेंड से रजिस्टर। ये देखिए BL एक रजिस्टर है, AX एक रजिस्टर है। तो जो ऑपरेंड है वो अगर रजिस्टर का नाम है लेट्स से AX, तो ये रजिस्टर ऑपरेंड है। कांस्टेंट वैल्यू है लेट्स से 5, 3 + 7 जो है कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। इसके अलावा हो सकता है नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मैंने वेरिएबल एक आइडेंटिफायर क्रिएट किया हुआ है रजिस्टर नंबर के नाम से, तो मैं वो भी इसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मेमोरी, ये एक मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन उसका नेम्ड वेरिएबल भी हो सकता है और मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली कोई एड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स से ये जो केस है मूव CX रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यूज किया हुआ है ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, एक आइडेंटिफायर है जो मैं क्रिएट करूँगा। और इससे निचले केस में देखें मूव DX, और DX के बाद मैं ऑपरेंड का नाम लिखूंगा, मैं एक एड्रेस लिखूंगा 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये हमने एड्रेसिंग मोड में भी ये देखा था। ये जो 1 2 3 4 है ये अब एक मेमोरी लोकेशन है, लेकिन ये डायरेक्टली एड्रेस है। जबकि ऊपर वाली एग्जांपल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने लिखा था वो वेरिएबल का आइडेंटिफायर का नाम था, नेम्ड मेमोरी लोकेशन था। जबकि पिछले केस में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है ये एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। ठीक है, तो 4 केसेस जो है हो सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, फिर कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकती है, मेमोरी लोकेशन हो सकती है। ठीक है, ये 4 केसेस हो सकते हैं।
ऑपरेंड्स के। कमेंट्स सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में आपने फ्रीक्वेंटली यूज किए हैं क्या? ये क्यों यूज होते हैं कमेंट्स? इसलिए यूज होते हैं एक्सप्लेन दी प्रोग्राम्स पर्पस। ये कोड हमने, ये प्रोग्राम हमने क्यों लिखा है, ये लेट्स से ये प्रोग्राम है जो टैक्स आपका कैलकुलेट कर रहा है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। ये प्रोग्राम का पर्पस होगा। आप बताते हैं ये प्रोग्राम जो आप फाइंड कर रहा है कि ये जो हमने नंबर एंटर किया है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये आप पूरे प्रोग्राम का मकसद बता सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कोई सर्टेन मैनेजमेंट सिस्टम है। आप सर्टेन एरिया, एक फंक्शन का पर्पस बता सकते हैं कि फंक्शन क्यों कॉल होगा। ये लेट से एक नंबर एक नंबर एक्स रेज टू द पावर वाई आपको फाइंड करके देगा। तो ये आपने एक फंक्शन का पर्पस बता दी। एक सर्टेन लाइन का आप फंक्शन बता सकते हैं कि ये वेरिएबल मैंने किस पर्पस के लिए डिक्लेयर किया, ये फॉर लूप हम किस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हम कमेंट से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बात आप कोड के साथ आपने बताना होता है कि कौन सा वर्जन हमने लिखा है, ये कितनी दफा अपडेट हो चुका है कोड। तो वो उसके लिए आप इसका टाइम भी रख सकते हैं। ये जो कोड में ये जो मैंने लिखा है या अपडेट किया, ये इस दिन इस टाइम पे किया, ठीक है। तो ये रिवीजन इंफॉर्मेशन, उसका टाइम। फिर आप कोई कोडिंग आपने उसमें ऐसी टेक्निक आप चाह रहे हैं फ्यूचर जो बंदा इस पे काम करे उसको इस कोड को अंडरस्टैंड करने में और उसका इंटरफेस करके इसे इम्प्रूव करने में टाइम ना लगे, तो वो चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशन स्पेसिफिक, आपने किसी बैंक के लिए कोड लिखा है या आपने किसी हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करने के लिए कोड लिखा है, तो वो चीज़ आप कमेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कमेंट्स के दो एग्जांपल्स हैं, दो तरह के कमेंट्स हो सकते हैं, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन, ठीक है। दोनों चीजें आपने ये सी लैंग्वेज में देखी हुई है। सिंगल लाइन कमेंट कैसे देखेंगे? हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ये एग्जांपल अभी हम एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, इंस्ट्रक्शन लिख के सेमीकोलन डालेंगे और आगे जो है कोड का पर्पस बता देंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने इसमें लाइन में देख लें, मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी मूव एक्स आई और उसके बाद आगे सेमीकोलन लिख के आगे जो भी लिखा है ये एक कमेंट है। तो यहाँ मैं कमेंट बता रहा हूँ मेरे पास ऑपरेंड जो है एक वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक हो गया। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट के एग्जांपल आ गई। मल्टी लाइन कमेंट के एग्जांपल ये 7 बॉक्स में देखें। इसके लिए कमेंट का कीवर्ड यूज होगा, फिर आपने एक स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज करना है। वो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन साइन है, आप क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हैं, डॉलर का साइन भी यूज कर सकते हैं, इस तरह कोई कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। कमेंट का कीवर्ड हो गया, सर्टेन पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा, उसके बाद को मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट्स लिखेंगे। पहली लाइन एक कमेंट है, फिर आल्सो लाइन एक आल्सो कमेंट, फिर फर्दर लाइन कमेंट, और उसके बाद फिर वो कैरेक्टर आपने रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो कैरेक्टर था, यहाँ पर जो भी कैरेक्टर था, अगर वो डॉलर था या क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ पर भी वही रिपीट होगा एंड पे कमेंट्स के बाद। तो ये जो मेथड है ये बताएगा कि मल्टीपल लाइन कमेंट्स हम कैसे लिखते हैं। कमेंट का डायरेक्टिव कीवर्ड हम यूज करेंगे, सर्टेन कैरेक्टर, और उसके बाद मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे और फिर उसी कैरेक्टर से दोबारा उसे टर्मिनेट कर देंगे कमेंट सेक्शन को। अच्छा, ये हमने कुछ सर्टेन बेसिक कंपोनेंट्स देख लिए। अब हम आते हैं एक सैंपल प्रोग्राम की तरफ। ये एडिशन एंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स, ठीक है। ये एक टाइटल फाइल का टाइटल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के नाम से। अब इसमें ये फाइल इंक्लूड की हुई इसने इरविन 32। हम जो कि एमुलेटर यूज करते हैं, हम उसमें अपनी जो एमुलेटर EMU8086 की फाइल इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो उसका पर्पस क्या होता है? हमने कुछ सर्टेन मैसेज प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं।
इन जैसे हम सी इन और सी आउट वाले काम थे सी प्लस प्लस में, उसके लिए हमने यहाँ पर इरविन 32 ने इंक्लूड किया, हम अपने एमुलेटर में EMU 8086 वाली फाइल इंक्लूड करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये डॉट कोड का मतलब आप आगे जो मैं लिखूंगा इंस्ट्रक्शन है, मेन PROC मेन, फिर ये मेन फंक्शन जैसे सी लैंग्वेज में होता है मेन फंक्शन, उसका आगे इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन के बाद एंड पे देखेंगे मेन एंड पी और एंड मेन एंड पी क्या कर रहा है, सारा के फंक्शन प्रोसीजर जो है एंड हो गया प्रोसीजर मेन का, और फिर एंड मेन का डायरेक्टिव दोबारा। ठीक है, अब ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। इंस्ट्रक्शंस आगे देखें, मेन के कोड के अंदर ये इनकैप्सुलेटेड है इंस्ट्रक्शंस। इसमें पहली इंस्ट्रक्शन देखें, ये क्या कर रही है, मूव EAX 140H। पहली इंस्ट्रक्शन क्या करती है, अकामुलेटर में 140 हेक्साडेसिमल वैल्यू को अकामुलेटर में मूव करती है। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को देखते हैं क्या इम्पैक्ट होगा। पहली इंस्ट्रक्शन है मूव EAX 1 के बाद 40 हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन चलने से होगा क्या, EAX कितने बिट्स का रजिस्टर है, 32 बिट्स का। अब इसमें वैल्यू ये आपको जो वैल्यू है 140 हेक्साडेसिमल, ये वैल्यू कहाँ स्टोर होनी है, EAX रजिस्टर में स्टोर होनी है। अब EAX रजिस्टर में देखते हैं ये वैल्यू कैसे स्टोर होगी। अब ये मेरे पास EAX कितने बिट्स का रजिस्टर है, EAX 32 बिट्स का रजिस्टर, और मेरे पास ये जो वैल्यू इमीडिएट वैल्यू जो मैंने से स्टोर करनी है कितने बिट्स की है, 5 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, 20 बिट्स हैं। अब ये कैसे स्टोर होंगे, ट्वेंटी बिट्स इसमें मैंने स्टोर करनी। ठीक है, ये 0001, ये कितने बिट्स बन गए, 20 बिट्स, 5 हेक्साडेसिमल डिजिट है। अब टोटल EAX में कितने डिजिट्स होते हैं, EAX कितने बिट्स का रजिस्टर है, 32 बिट का रजिस्टर है, उसमें मैंने 20 बिट्स का वैल्यू दिया के स्टोर करा, तो वो कैसे स्टोर होगी, ये EAX रजिस्टर में ये 20 बिट्स होगी। इसके आगे अब मुझे मजीद फर्दर 12 बिट्स चाहिए, तो वो मैं मजीद जीरोस लिखूंगा। ठीक है, तो ऐसे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये EAX के अंदर 32 बिट्स में हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टोर हो गई। अगली इंस्ट्रक्शन को देखते हैं वो क्या कह रही है। इससे अगली इंस्ट्रक्शन वो कहती है अगली इंस्ट्रक्शन को देखें वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि EAX में 400 वैल्यू 4 और फिर 40 हेक्साडेसिमल ये वैल्यू स्टोर करनी है। उससे अगली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, EAX में 240 हेक्साडेसिमल वैल्यू जो स्टोर करनी है। डम रजिस्टर जो है ये रजिस्टर की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, हम उसकी बजाय इमुलेटर में, जो कि हम इमुलेटर 8086 यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें जो है अपना प्रिंट की कमांड जो है वो यूज करेंगे, या फिर हम इमुलेटर की जो GUI है उसमें रजिस्टर्स की वैल्यू साइड बार पे अवेलेबल है, तो हम वहां से देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब पहली इंस्ट्रक्शन मैंने चला ली जो EAX में, जिसने वैल्यू 140 हेक्साडेसिमल ऐड कर दी। अब अगली इंस्ट्रक्शन ऐड करेगी EAX में 4, अगली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, वो EAX में वैल्यू ऐड कर रही है 4
4 zeros हेक्साडेसिमल। ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, ई एक्स में ये वैल्यू सर्टेन वैल्यू ऐड हो रही है। अभी एडिशन का ऑपरेशन ये कैसे होगा, ई एक्स की अब ये इंस्ट्रक्शन करेगी क्या, ये एडिशन वाली इंस्ट्रक्शन करेगी क्या। ई एक्स की वैल्यू में ई एक्स डेस्टिनेशन है और 4 और ये आगे जो इमीडिएट डाटा है ये सोर्स है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे और रिजल्ट जो है वो ई एक्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं ऑपरेशन कैसे होगा। सिंपल सा ऑपरेशन है। ई एक्स की वैल्यू थी, अब इसमें मैं इमीडिएट वैल्यू अगली जो है वो ऐड करूंगा। ठीक है, तो एडिशन का आंसर जो है वो क्या होगा, सिंपली हेक्साडेसिमल एडिशन हम कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल एडिशन है। ये वैल्यू, अब ये जो आंसर आया मेरे पास ये कहाँ स्टोर हो गया, ये एडिशन हेक्साडेसिमल में हो रही है, ये आपने ध्यान में रखना। ये आंसर अब कहाँ स्टोर होगा, ये ई एक्स में स्टोर होगा। तो ई एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज होकर ये होगी। ठीक है, मेरे पास ई एक्स में ऐड के इंस्ट्रक्शन ने क्या किया, ई एक्स की जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 4 जीरोस हेक्साडेसिमल वैल्यू जो ऐड कर। ठीक हो गया। वापस आते हैं स्लाइड पे। अब अगली इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट करेगी ई एक्स में से 2। अगली इंस्ट्रक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ई एक्स की जो भी करंट वैल्यू है, इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ई एक्स की करंट वैल्यू जो है ये जो कि ये मैंने हाईलाइट कर दी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा। तो आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0 3 4 जीरोस इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये आपका जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू चेंज होकर ये हो गई। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था जिसने क्या किया, पहले ई एक्स में सर्टन वैल्यू मूव की, ई एक्स रजिस्टर में सर्टन वैल्यू मूव की, फिर उसमें एक दूसरी वैल्यू ऐड की और फिर एक सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ई एक्स की वैल्यू जो एट द एंड ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रक्शन जो है, इन तीनों इंस्ट्रक्शन ने क्या किया, बेसिकली ई एक्स की वैल्यू को मॉडिफाई किया। ठीक है, ये एग्जांपल आउटपुट है। इस रजिस्टर में ये यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या कर रही है, ई एक्स की ये वैल्यू जो मॉडिफाइड आपके सामने आ गई। ठीक है, ये डंप रजिस्टर्स की कमांड यूज करके इसने किया हुआ। हम क्या करेंगे, हम प्रिंट के जरिए या इमुलेटर 86 GUI के जरिए या लैब में, लैब का टास्क मैं आपको दूंगा, अभी भी ऑलरेडी हम लैब में ये चीजें कर चुके हैं। ये देखें, इंस्ट्रक्शन है चारों फ्लैग्स पर, चारों इन इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद चारों फ्लैग्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये अभी तो यहाँ तो हम इसको इतना डिटेल से नहीं देख रहे हैं, हमें बहुत डिटेल से देखना है कि आखिर ये फ्लैग्स जो है ये कैसे वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, आप ये देखें, ये जो येलो वैल्यूज हैं, जो चीजें मैंने येलो की हुई हैं, ये वो चीजें हैं जो इन इंस्ट्रक्शन से इफेक्ट हुई हैं। बाकी जो व्हाइट रजिस्टर्स की वैल्यूज हैं वो इफेक्ट नहीं हुई इंस्ट्रक्शन। अच्छा, पीछे हम जो ऑपरेंड्स थे उसमें एक बात छोड़ गए, रजिस्टर के जो ऑपरेंड्स थे, अभी हम मैं ये जो इंस्ट्रक्शन अभी मैंने आपको दिखाई है, इनमें सब में दो दो ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ऑपरेंड्स की तादाद में 3 पॉसिबिलिटीज है, नो ऑपरेंड, 1 ऑपरेंड या 2 ऑपरेंड। ठीक है, एक केस है नो ऑपरेंड का।
पहला केस है नो ऑपरेंड का केस है, दूसरा है सिंगल ऑपरेंड का केस है, तीसरा है टू ऑपरेंड का केस है। नो ऑपरेंड के लिए इंस्ट्रक्शन है एसटीसी, सेट कैरी फ्लैग। ये क्या करती है, कैरी फ्लैग को इक्वल टू 0 कर देती है, ठीक है। ये नो ऑपरेंड का केस है। अगर से देखें तो सेट कैरी की इंस्ट्रक्शन क्या करी, कैरी फ्लैग को की वैल्यू को 0 कर रही है, तो ये एक्चुअली इसका एक ऑपरेंड है कैरी फ्लैग, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अंदर आप देखें तो सिर्फ ऑपरेंड आपको ऑपकोड नजर आ रहा है, ऑपरेंड नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से हमने इसे नो ऑपरेंड की इंस्ट्रक्शन कहा। अगली इंस्ट्रक्शन देखें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वन ऑपरेंड का केस है। वन ऑपरेंड का केस में देखें इंक्रीमेंट ऑफ ई एक्स, क्या ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ई एक्स की वैल्यू में +1 कर देगी। और इससे अगली इंस्ट्रक्शन देखें इंक्रीमेंट माई बाइट, ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, माई बाइट क्या आपका डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, इसकी वैल्यू में +1 कर देगी। इसी तरह डीईसी की इंस्ट्रक्शन है डिक्रीमेंट की, वो भी यही काम करती है। टू ऑपरेंड्स के हमने बहुत सारे यहाँ पर केस देखे, ऐड ईएक्स ईबीएक्स, अभी हमने जो ऐड सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन, मूव की इंस्ट्रक्शन यूज की है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन होगी। फिर ये देखें ऐड ईएक्स 36 × 25, तो ये सारी टू ऑपरेंड्स की इंस्ट्रक्शन आ गई। तो ऑपरेंड्स के इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेंड्स के 3 केसेस हैं, 0 ऑपरेंड यानी कि कोई ऑपरेंड स्पेसिफाई नहीं करने की जरूरत नहीं है, दूसरा 1 ऑपरेंड का केस है, 1 ऑपरेंड में इंस्ट्रक्शन का एक जो इंस्ट्रक्शन है वो किसी एक एंटिटी पे अपना कोई चेंज लाती है, और लास्ट केस है 2 ऑपरेंड्स, ठीक है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर 2 ऑपरेंड्स हो, 2 वैल्यूज ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, एक जगह से दूसरी जगह डाटा मूव हो, ये सारे केसेस होंगे 2 ऑपरेंड्स के।